नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन। देश में 50 से ज़्यादा जनजातियां हैं। झारखंड में 32 जनजातियां वास करती है और सभी जनजातियों की अपनी अपनी तारीख और त्यौहार है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब सामाजिक दायरे से बाहर निकलकर तमाम आदिवासी इस दिन को, इस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और अपने परंपरा, अपने संवैधानिक अधिकारों की, सामाजिक चिंतन को वो एक साथ एक मंच पर आते हैं। विश्व आदिवासी दिवस यानी 9 अगस्त एक ऐसी ही तारीख है जब तमाम समुदाय के लोग, तमाम जनजातियां एक साथ निकल करके इस तारीख से 2032 तक आदिवासी डिकेड्स यानी आदिवासी दशक की घोषणा की गई है। 1993 में जब विश्व आदिवासी दिवस मनाने की इस तारीख की घोषणा की गई थी, 1993 के बाद 1999 से यह परंपरा शुरू हुई झारखंड में आदिवासी दिवस मनाने की। और आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी समाज के लोग निकलकर जश्न मनाते हैं। लेकिन अभी बदली हुई परिस्थितियों में छोटी छोटी टुकड़ियों में निकलकर वो इस तारीख को याद कर रहे हैं, अपने मुद्दों को याद कर रहे हैं, अपनी परंपरा, अपने इतिहास को याद कर रहे हैं। आज हम इनकी बातें सुनेंगे, इनके आज और कल के बारे में। आदिवासी आज और कल, अगर हम बीते हुए कल की बात करेंगे तो बातें बड़ी लंबी हो जाएगी, पूरे इतिहास के बखान हो जाएंगे। लेकिन हम आज के मौजूदा हालात की बात करेंगे और इनके आने वाले कल के बारे में बात करेंगे। आदिवासी को आज आप कहाँ देखते हैं प्रभाकर जी? देखिए, आदिवासी हमेशा से जंगलों और ज़मीन पर जीने खाने वाले, अपनी जीविका चलाने वाले लोग हैं और हम ये मानते हैं कि प्रकृति का अस्तित्व आज बचा है तो उसके पीछे आदिवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि आदिवासी प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, जल जंगल ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। इसीलिए प्रकृति का अस्तित्व को हम मानते हैं कि आदिवासियों के साथ उनका अनुनाश्रय संबंध है। और इसीलिए पूरी दुनिया के आदिवासियों के संगठन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मांग उठाई थी कि उनके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी जो जल जंगल ज़मीन से जुड़ी हुई सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में एक घोषणा पत्र जारी किया था ताकि पूरी दुनिया के आदिवासियों की अस्मिता की सुरक्षा हो सके। 1993 के बाद, इस तारीख के बाद आज की तारीख 2020 तक आप क्या माहौल पाते हैं कि क्या इस घोषणा का कोई असर हुआ या आदिवासियों की ज़िंदगी की, इनकी जीवन यापन में, जीविकोपार्जन में मदद कर पाया? देखिए, ये जब घोषणा हुई तो एक बात तो बहुत अवश्य हुई कि पूरी दुनिया के आदिवासी एकजुट हो गए हैं अपने सवालों के ऊपर, अपने मानव अधिकारों के ऊपर, अपनी संस्कृति और पहचान के सवाल पर पूरी दुनिया के आदिवासी मुखर हैं आज। ये बात जरूर है कि जो घोषणा पत्र के अंदर जो प्रावधान लाए गए हैं उन पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। संवैधानिक अधिकारों का जो अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए वो अनुपालन आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे साथ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य भी है, झारखंड आंदोलनकारी भी हैं और पत्रकारिता की अच्छी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है। एक बड़ा अनुभव है। रतन तिर्की जी, आपके पास आदिवासी आज कहाँ है, इनके मुद्दे पर कितनी बातें हो रही है इस देश में, इस राज्य में? बहुत उपेक्षित हैं हम। आज भी हमको जो संविधान में अधिकार दिया गया है, जिसकी व्याख्या संसद में हुई, कई बार वहाँ टेबल थपथपाया गया कि आदिवासियों को, जनजातियों को उसको अधिकार मिलना चाहिए। जब राज बना तब भी लोग संसद में हुंकारे, दोनों सदनों में लोगों ने हुंकारा कि आदिवासियों को, जनजातियों को, जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं उनकी भाषा से उनको ये तैयार किया जाए, उनको मातृभाषा से शिक्षा दिया जाए, उनकी ज़मीन जो लूट रही है, बड़ी कंपनियां लूट रही हैं, कानून का उल्लंघन हो रहा, उसकी रक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रपति भी उस पर मुहर लगाते हैं। राज्यपाल जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र की जो रक्षक होती है, जो हमारे कस्टोडियन होते हैं, जो हमारे लाट साहब साहिबा होती है, उन लोगों ने भी संविधान का उल्लंघन किया है। और हम लोग देखते हैं, इस बात को महसूस करते हैं। हम लोग पर्व त्यौहार जरूर मनाते हैं,
लेकिन आज भी जब हम गांव जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो देखते हैं हमारा आदमी टकटका के देखता, ताकता है, किधर ताकता है, वो क्या चाहता हो। उसके खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, खेती नहीं हो पा रहा है, हम पलायन कर जा रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि हमारे खेतों को पानी दो, हम नहीं बाहर जाएंगे। चूँकि आप टीएससी में रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं आपसे ये सवाल हम पूछना चाहते हैं कि इतनी मजबूत संस्था को, टीएससी को, झारखंड में जिसकी ज़रूरत थी कानून बनाने से लेकर के कानून के अनुपालन तक और विकास की तमाम बुनियादी चीज़ों पर इसकी जो भूमिका होनी चाहिए, वो भूमिका सही तरीके से निभाई गई, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमको पहले इस पर जाना चाहिए कि वो विधानसभा की अपर कमेटी है, उसके प्रस्ताव से, उसके सुझाव के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ क्या होता है, सबसे लोअर कमेटी, हाँ सबसे लोअर कमेटी, हाँ, तो इसलिए जो भी प्रस्ताव होता है, राज्यपाल जो हमारे कस्टडियन होते हैं वो राष्ट्रपति को भेजते हैं। लेकिन अभी तक बहुत से जो सरकारें आई उन्होंने राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजा ही नहीं, बहुत धीरे से भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि जनजातीय परामर्श दात्री परिषद नियमावली को पुनर्गठन होना चाहिए, उसकी नई नियमावली बननी चाहिए, तब हम पूरे जोश खवास के साथ ये काम कर पाएंगे, मेरा यह मानना है। बिल्कुल, आदिवासियों के लिए बहुत सारे काम बाकी हैं। यह अलग बात है कि यह तारीख अगले साल भी आएगी, लेकिन हम यह बातचीत भी ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आदिवासी आज और कल की, इस बात को जारी रखते हैं। और पीछे बिरसा मुंडा की मूर्ति है और आगे उसके अनुयायी जो बिरसा मुंडा को मानते हैं, बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर चलते हैं और अपनी भाषा, भाषा, संस्कृति की संरक्षक के रूप में आदिवासी दिवस के तारीख पर यह सामने आए। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला हैं, दरअसल यह कुडुख की शिक्षिका हैं और 1994 में कुडुख भाषा में, उरांव की जो भाषा है कुडुख, उस भाषा को के संवर्धन में उनकी शिक्षिका बनकर इन्होंने बच्चों को इस भाषा की शिक्षा दी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, पर बहुत अच्छी भी नहीं हूँ, बोल नहीं पाती हूँ, अब बहुत जल्दी थक भी जाती हूँ। आप सबों को मुझको बहुत धन्यवाद देना है, क्योंकि आप लोगों ने मुझको याद किया। बिल्कुल, आपने जब अपने भाषा को याद किया तो आपको कौन भूल सकता है। बहरहाल आप इतना अच्छा बोल रही हैं, आप क्या लगता है भाषा, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, शायद उसके बारे में सुना होगा, उसमें 6ठी कक्षा तक अपनी मातृभाषा से पढ़ाई को अनिवार्य किया गया है। इससे शिक्षा के उन्नति में और खासकर आदिवासी समाज के शिक्षा के प्रति लगाव या इनका आकर्षण बढ़ेगा, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है कि शिक्षा आगे बढ़ते जाएगी। 6ठी क्लास तक तो हम बच्चों को पढ़ाए ही कुडुख में, और कुडुख का जो व्याकरण सब था उसको बनाने में अहम भूमिका मैंने डॉक्टर निर्मल मिंज और विनोद किस्पोट्टा, इनसे सीख लिया और इनके साथ मिल करके हमने ये सब बनाया। क्या लगता है कि अगर आदिवासी या जनजातीय समुदाय को, उनके बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाई जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा कि या फिर उन्हें दूसरी भाषा से यानी हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी, इन सब भाषाओं को वो ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे या अपनी भाषा से वो जल्दी सीख पाएंगे? बहुत अच्छा होगा यदि कुडुख भाषा ही में ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी कुडुख भाषा हम लोगों का थोड़ा ढीला पड़ गया। ऐसा उसको कुडुख को उठान करने के लिए बहुत कम लोग हैं, इसलिए बहुत अच्छा होगा कि डॉक्टर निर्मल मिंज और विनोद किस्पोट्टा और हरि नारायण, ये सब ने जो किया उनके पद चिन्हों पर हम लोग आगे बढ़ते जाएं। बिल्कुल, आगे बढ़ते जाएंगे, उन्नति के रास्ते आगे तय करते जाएंगे। हमारे साथ जॉय बाखला जी भी हैं। जॉय बाखला जी, आपसे इस आदिवासी दिवस के अवसर पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आदिवासियों की इस वक्त सामाजिक स्थिति कितनी मजबूत हुई है, प्रकट हुई है।
हमको लगता है कि आज एक प्रेरणा स्वरूप माँ डेविड खेस हमारे बीच में है और भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो आने वाले समय में आदिवासियों को एक दूसरे से जोड़ के माला के रूप में पिरो के रखने में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा भाषा हमारा। और हम आशा करेंगे आज उपस्थित यहाँ जो भी लोग हैं कि अपने मातृभाषा के मामले पर अपने बच्चों को ज़रूर ये शिक्षा प्रेरणा दें कि लोग अपने भाषा को ना छोड़ें। और अभी सरकार के द्वारा जो नीति लागू किया गया है कि क्लास 1 से 5 तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा का पढ़ाई होना चाहिए, ये एक बहुत ही वेलकमिंग बात हुआ है यहाँ पर। हमको लगता है कि आज के समय में भाषा आदिवासियों को एक दूसरे से जोड़ के रखेगा, एक दूसरे से भी, और आने वाली जो आधुनिक दुनिया है उनसे भी उनको जोड़ने में मददगार साबित होगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे समझते हैं कि आदिवासी के लिए आज कितना इम्पोर्टेंट है और आने वाले कल के लिए भी वो कितना इम्पोर्टेंट वक्त होने वाला है। क्या लगता है आपको? जहाँ तक आदिवासी की संस्कृति और आज जो शिक्षा नीति की बातें हो रही हैं 1 से 5 तक, मैं चाहूँगी कि होना चाहिए था, ये बहुत जरूरी था। पहले होना चाहिए था। इसलिए जरूरी था क्योंकि हम जब अदर स्टेट में जाते हैं तो देखते हैं उन लोग काफ़ी अपनी भाषा बोलते हैं, जैसे चढ़े वैसे बोलने लगते हैं। हमारे संस्कृति में ये बहुत जरूरी था कि घर घर में अपने भाषा बोलनी चाहिए, जिससे कि दोनों चीज़, जैसे बहन ने कहा कि आगे बढ़ना चाहिए, आधुनिकता और अपने इसको लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी था। और ये हम इस नीति को हम देर ही सही, लेकिन समाज जागा है, देश जागा है, नई नीति आई है, तो इसके बाद हम नई परिकल्पना, नए स्वरूप की उम्मीद कर सकते हैं। हमारे साथ आदिवासी भाई लोग हैं, इनसे समझते हैं कि अपने समाज को, आदिवासी समाज को कितनी बेहतर स्थिति तक ला पाए हैं। आप लोग नेतृत्व करता है, आप लोगों के नेतृत्व में आपकी समाज कहाँ तक है? देखिए, आदिवासी समाज शुरू से आंदोलनकारी रहा है और आज भी आंदोलन कर ही रहे हैं। अपने साथ जल जंगल ज़मीन की बात हो, अपनी संस्कृति की बात हो, सभ्यता की बात हो, चाहे अपने आरक्षण की बात हो, सभी जगह से आदिवासी शुरू से आदिकाल से ही अपना आंदोलन करता रहा है। और आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन हम सारे पृथ्वीवासी में जितने भी जनजाति रहते हैं, जितने भी जाति धर्म के लोग रहते हैं, सबसे मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को बचाएं और पृथ्वी को बचाएं। ये पर्यावरण किसी जाति भेदभाव को नहीं देखती है, किसी धर्म को नहीं देखती है। ये मानव जाति ये कहें, चाहे पशु पक्षी कहें, सभी के लिए एक समान दृष्टि रखती है, प्राकृतिक सबको देखती है। इससे दोनों से ही इन्हें प्रेम है। हाँ, दोनों से प्रेम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पृथ्वी को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो वृक्ष लगाए। आज के दिन में यही संदेश देना चाहते हैं कि वृक्ष लगाए और पर्यावरण को बचाए, पृथ्वी को बचाए। आप क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपका? विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी आदिवासी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ हम अपने धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज और पारंपरिक वेशभूषा में आज हम लोग इस बिरसा समाधि स्थल पर उपस्थित हुए हैं। और ये समाधि स्थल जो कि सभी जानते हैं, ये सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे भारत के लिए बिरसा मुंडा ने जो बलिदानी दी थी, आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस भारतवर्ष में। उसके अलावा हम भी सारे आदिवासी उन्हीं के रास्ते में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात कर रहे हैं आदिवासी आज और कल की। आज और कल, इन मुद्दों को हमने चर्चा में शामिल किया है। हमारे साथ हैं फिया फाउंडेशन के जॉनसन टोपनो जी। जॉनसन जी, झारखंड के आदिवासी दूसरे स्टेट के आदिवासियों से इतर कहाँ, अलग कहाँ नज़र आते हैं? मुझे लगता है कि आज जब हम 9 अगस्त आदिवासी दिवस मना रहे हैं, अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी है बहुत सादगी है और यहाँ के अपने आप को राजा की तरह महसूस करते हैं, देखते हैं। इनकी अपनी अलग अलग भाषाएं, अगर आप दूसरे राज्यों के आदिवासियों को देखेंगे तो भाषाएं काफ़ी मिलती जुलती। यहाँ पर 32 जातियाँ हैं, आदिवासी जातियाँ हैं, जिस पे सबकी भाषाएं, संस्कृतियाँ अलग हैं, फिर भी हम लोग एक महसूस करते, एक परिवार के वंशज महसूस करते हैं।
परंतु इस आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ही हमारी इबादत है, हमारी संरक्षण करने के रास्ते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी आदिवासी जो कहीं ना कहीं हम लोग अलग होते जा रहे हैं, छिटक रहे हैं, हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए और हमारे आने वाले भविष्य को संजोने के लिए और उनके हमारे नेक्स्ट जनरेशन को एक आदिवासीयता, आदिवासी की अस्मिता की रक्षा के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आदिवासियों की अलग अलग अगर हम स्टेट में देखते जैसे असम में जो यहाँ के जो माइग्रेंट ट्राइबल हैं, वो चाहे उरांव हो, संथाल हो या खड़िया हो, इस तरह के लोगों को असम के लोगों ने नहीं अपनाया या फिर असम में उनके आइडेंटिफिकेशन जो है वो ट्राइबल के रूप में नहीं है। इस तरह की विषमताएं हमारे देश में मौजूद हैं आदिवासियों के साथ। ये विषमताएं राजनीतिक हैं, क्योंकि अगर हम आदिवासियों की कहानियाँ या इतिहास जानते हैं तो हम लोग यहाँ के मूल वासी हैं पूरे भारत में। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आए, हम लोग जीने लायक जगह बनाई, परंतु पूरे विश्व के आदिवासी कहिए या भारत के आदिवासी जो विभिन्न जगहों पे काम के लिए एक श्रमिक के रूप में गए, अगर चाय बागान असम की बात करेंगे तो झारखंड के आदिवासी बहुतायता में हमारे संथाली भाई, मुंडा, उरांव, खड़िया गए हैं और वहाँ पे अपना जीविका के लिए, परंतु राजनीतिक लालच की वजह से या तो राजनीतिक सोच की वजह से हमारे यहाँ के आदिवासियों को वहाँ के आदिवासियों की गिनती में नहीं रखते, एक जनरल कम्युनिटी की तरह करते हैं, जबकि उनका डीएनए जो एक ही है। तो परंतु ये शायद हम विभिन्न विभागों में, विभिन्न जगहों पे भौगोलिक रूप से अलग हो गए हैं। अंडमान के आदिवासी, असम के आदिवासी, त्रिपुरा का आदिवासी, हम लोग एकजुट होना पड़ेगा अपने आवाज़ के लिए। जितना दिन हम लोग अलग अलग रहेंगे शायद लोग हमको बांटते रहेंगे, क्योंकि हम राजा हैं और हम वनों के में जीवन हमारा अर्पित रहता है। हम वनों से, जल जंगल ज़मीन से अलग हमारी कोई परिचय नहीं है, उनके अच्छे संरक्षक हैं। अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो सबसे करीब हम लोग उनको झेलते हैं। इसीलिए आदिवासी रहेंगे तो जल जंगल ज़मीन रहेगा और इसलिए पूरे विश्व के आदिवासियों को एक होना होगा। क्या चुनौतियां नज़र आ रही है इस कम्युनिटी के लिए आने वाले वक्त में? क्या चुनौतियां नज़र आ रही इन बदली हुई परिस्थितियों के साथ? ये जो चुनौती जो दिखती है हमको, एक बाज़ार दिखता है, एक बाज़ार है, एक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी भाषा और संस्कृति को बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये बाज़ार इतना पावरफुल होता है कि ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो हमें चूस रही है और हम महसूस नहीं कर रहे हैं। अपने जीविका के जो ढर्रे हैं, रीति रिवाज हैं, उनको हमको लिखित करनी है। हमारे पूरे कहानियाँ, पूरे इतिहास वर्णित नहीं है, उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरत है, ताकि हम एक सामंतवादियों के खिलाफ हम लड़ सकें, एकजुट होकर रह सकें। लड़ाई भी है और अपने अस्तित्व की रक्षा भी है। यह एक संकल्प और चुनौती आदिवासी समाज के सामने आने वाले दिनों के लिए है। इस मुद्दे पर ही बात करने के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता ए.के. रशीदी। रशीदी साहब, आप आदिवासियों के अधिकार को आप इस वक्त कहाँ तौलते हैं इस संवैधानिक व्यवस्था में? जहाँ तक आदिवासियों का अधिकार के संबंध में देन है, मैं इस पर बात करूंगा। या जो देन जो हम एवेल कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यह आदिवासियों का संघर्ष का परिणाम है। 1830 और 32 में जब मुंडा मूवमेंट चला और उसके बाद 1854 में जब कोल विद्रोह हुआ, वो तमाम चीज़ों की जो लड़ाई थी वो हक की लड़ाई थी। उस लड़ाई में मात्र इतनी बात था कि एक जोड़ा बैल के लिए दो आना पैसा मांगा गया था और ये बात का विरोध था। तो यह दुनिया की पहला कम्युनिटी है जो अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए, अगर क्लास स्ट्रगल का बात होता है तो आदिवासियों ने 19वीं सदी में आरंभ कर दिया और उसी का नतीजा है कि आज हम डेमोक्रेसी को अवेल कर रहे हैं। यह संघर्ष करने वाली कौम है, लड़ाकू कौम है और लड़ते लड़ते इन्होंने बहुत कुछ खोया तो बहुत कुछ बचाया भी है, अपने जल जंगल ज़मीन को। हमारे साथ हैं फादर महेंद्र पीटर। इनसे समझते हैं आदिवासियों के कि आदिवासी आज कहाँ है और कल कहाँ होगा।
आज किस खुशी के दिन में बहुत ही संजीदगी के साथ बोलना चाहूँगा कि आदिवासी जिस मुस्तैदी से कल थे, आज भी अपने वजूद को उतनी मुस्तैदी से वो महसूस करते हैं। और आज जितने बच्चों ने बाहर आकर के शिरकत की है और समाज में बैठे माता पिता लोगों ने जिस प्रकार से आज अपनी विवेचना की है आज के दिन को लेके, मुझे पूरा विश्वास कि आदिवासी कल भी जहां पर मुस्तैदी के साथ खड़े थे आज भी हैं, और आने वाले वंशज में भी हमने ये विश्वास देखा है कि हम कल भी खड़े होंगे। निश्चित है कि चुनौतियां जो बढ़ती जा रही हैं, उन चुनौतियों को सामना करने के लिए पढ़ने लिखने की आवश्यकता है। बुरे व्यसन से अब दूर होने की बात है, मिल करके पढ़ाई लिखाई समझने की बात है, राजनीति भी समझने की बात है, अन्य भाई बहन समुदायों से मिल करके अपने एग्जिस्टेंस के लिए क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, इसको मिलाने की बात है। हमारे साथ हैं शिक्षाविद डॉक्टर शांति खालको। समझते हैं इनसे कि आदिवासी साहित्य रचना कितनी उन्नत और समृद्ध हो पाई आप लोगों के इसमें दाखिल होने के बाद, और कितनी ज़रूरत है। मैं कुड़ुख पढ़ा रही हूँ अभी, लेकिन कुड़ुख साहित्य को या यहाँ की जो जनजातीय भाषाएं, आदिवासी भाषाओं को जितना उन्नत करना चाहिए, उन्नत होना चाहिए था, उन्नति करना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, उस नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो कुछ भी हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और यही सब वजह रहा कि हम झारखंड की मांग किए, झारखंड भी बन गया। झारखंड बनने के बाद भी हम लोग जो एक उम्मीद किए थे कि आदिवासी भाषाओं को एक सम्मानजनक जगह मिलेगा, लेकिन वो अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिल पाया है। 20 साल में 20 संस्थाएं भी नहीं खुल सके, शैक्षणिक संस्थाएं भी जो आदिवासी शिक्षा भाषा साहित्य को बिल्कुल भी नहीं। रांची विश्वविद्यालय में 1980 में विभाग खुला है जनजातीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि जो उन्नति करना चाहिए था, आदिवासी साहित्य को जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा है। या तो हम शिक्षण संस्थान की बात करेंगे, पुस्तकों की बात, प्रकाशन की बात करेंगे, जो हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, यूजी पीजी जो भी हम लेवल की बात करें तो कहीं पर भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और इसका मुख्य कारण है हमारा जो राज्य सरकार है उसका सहयोग नहीं है, हमारे जो भारत सरकार है उसका सहयोग नहीं है। नई शिक्षा नीति से हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए, उम्मीद फिर भी कायम है, और शांति खालको जैसी, श्रीमती खेस जैसी शिक्षिकाएं हैं जो आने वाले वक्त में इस शिक्षा के अलग को दूर तक फैलाएंगे। आदिवासी 21वीं सदी के आदिवासी, ये वो आदिवासी नहीं है जो जंगलों में रहा करते थे और जंगली चीज़ों से अपनी जीविका यापन किया करते थे। यह आदिवासी 21वीं सदी के आदिवासी है जो वक्त के साथ कदम ताल करने को तैयार है, लेकिन इनकी अपनी वजूद को बचाए रखने की, अपनी सामाजिक संरचना को उतनी ही मजबूती के साथ जोड़े रखने की एक बड़ी चुनौती इनके साथ सामने खड़ी है। आज के इस बातचीत में बस इतना ही। आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।